आज पीछे आने के हमारे विषय में पठन एवं वाचन कौशल विधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आगे बैठिए। आप सब लोग हिंदी शिक्षण की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण भाग पठन और वाचन का माना जाता है, क्योंकि किसी भी साहित्य के विषय को यदि वो चाहे पद्य खंड हो, चाहे गद्य खंड हो या व्याकरण खंड हो, इन तीनों भागों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो उसके अपने अपने स्किल होते हैं और वो किसी न किसी नियमों पर आधारित होते हैं। क्योंकि ये जो मुख्य जो हमारा जो कार्य है, इसी के माध्यम से हम कक्षा को सुचारू रूप से संचालित कर पाने में समर्थवान बन पाते हैं। यदि हमारा पठन और वाचन यदि क्रियाएं सही नहीं हैं, अथवा इसको दूसरे शब्दों में कहें कि विधि सम्मत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है, तो इसका कोई असर विद्यार्थी पर न होगा और न ही आप अपने विषय को तार्किक ढंग से आप बच्चों के सामने प्रेषित कर पाएंगे। क्योंकि इसके माध्यम से ही हम कक्षा का या कक्ष का संचालन कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। हम आगे चल करके इसकी विभिन्न प्रकार की जो विधियां हमारी बताई गई हैं, उन विधियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे। बात उठती है, दो क्रम हैं, पठन और वाचन। पठन पढ़ना, वाचन बोलना। लेकिन यहाँ पठन का अर्थ थोड़ी दूसरी क्रियाओं की तरफ भी आपको संकेत करा रहा है। वो क्रिया है कि हम पढ़ने के बजाय हम करते क्या है, वहां जाकर के पढ़ाते हैं। तो संदर्भ ये कहता है कि किसी भी विषय की व्यवस्था का जब तक स्वयं पठन नहीं कर सकते, सुविधानुकूल आप उसका वाचन भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं उसके किसी भाग पर जाकर के रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। इसलिए कहता है कि पहले आप स्वयं पढ़ लें और तब आप जाकर के पढ़ाएं। ये सबसे हमको लगता है कि किसी भी विषय की बात यदि की जाए तो हमको लगता है कि ये सबसे अनुकूल विधि मानी जाए। पहले आप स्वयं पढ़ लें, उनके तार्किक पक्षों को सही ढंग से आप समझ लें और तब जाकर के वाचन करें, तो हमको लगता है कि बच्चे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और यदि बच्चे अपनी दुविधा को आपके समक्ष प्रश्न के जिज्ञासा के रूप में उत्पन्न भी करेंगे, तो आप उसका समाधान आसानी से युक्ति संगत तरीके के माध्यम से करा पाएंगे। तो आज इस ये विषय का प्रवेश हमने किया आपके। अब इसकी कुछ विधियों की चर्चा की गई। इस चर्चा में पहली विधि आई है शब्द तत्व के आधार पर विधियां। ये सबसे पहला हमारा पक्ष है, क्योंकि जब तक हम शब्द तत्व की विधियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम वाक्य का विन्यास अथवा उसके विश्लेषण कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। विद्वानों का मानना है कि ये शब्द तत्व के आधार पर जो विधियां आई हैं हमारे यहाँ, इनमें भी कई प्रकार की विधियों की चर्चा है। और उसमें सबसे सर्वप्रथम विधि आती है वर्ण बोध की विधियां। आपको याद होगा जो हमारे बच्चों के छोटे निजी नर्सरी क्लास में जो मॉन्टेसरी क्लास के जो टीचर्स हैं हमारे, वो प्रारंभिक अवस्था में, हम सब भी जिस समय प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी रहे, तो उस समय हमारे ज्ञान अबोध रहे। तो पिक्चर के
माध्यम से व्यवस्थाएं पहले बताई गई, जिज्ञासाएं जगाई गई। और सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना पड़ा? वर्ण। वो वर्ण के तत्व की चर्चा आई है। इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों है, स्प्लिट हो गया है, वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाया जाता है। यहाँ भी टाइपिंग का मिस्टेक है, फ्रॉम फॉन्ट आया है। वर्णों में स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाते हैं। तत्पश्चात फिर मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस विधि के का आधार मात्र इतना ही है कि जब तक बालक को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या वाचन नहीं सीख सकता। इसमें केवल और केवल वर्ण की बात है, और वो भी केवल लेखन की। लेखन को पहला अभ्यास लेखन का होता है, और फिर उसके उच्चारण की बात आती है, और उच्चारण के बाद तो फिर लेखन की बात आती है। ये इसका इसके बाद आता है ध्वनि साम्य विधि। बहुत सारी ध्वनियां हमारे, हम लोग वर्ण के बारे में क्या कहते हैं? वह ध्वनि। वर्ण की चर्चा जब भी हम लोग करते हैं कक्षा में, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? वह ध्वनि। क्योंकि वो क्या होता है? व्याकरण क्या कहता है? वर्ण मतलब अक्षर। अक्षर कर विन्यास करके देखा जाए, न क्षरन्ति, अक्षर, अ माने न क्षरन्ति इति अक्षर, जिसका नाश नहीं हो, जिसका नाश नहीं। और इसी दृष्टांत के आधार पर आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारे यहाँ एक आध्यात्मिक संस्थान बन गया, अक्षरधाम। उसमें और कुछ नहीं है। आप उसमें प्रवेश करें मंदिर में तो आप वर्णों को ही देखेंगे, वहां वर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे निर्मित ही शब्द होते हैं, और शब्द की चर्चा करने के क्रम में हमारा व्याकरण भी कह रहा है, और हमारा अध्यात्म भी कहता है, दर्शन भी कहता है, क्या? अनादि निधनम शब्द ब्रह्म। उसका नाश नहीं होगा। नासा के वैज्ञानिक आज भी उन शब्दों की ध्वनियों को ही माध्यम बना करके आज ये हमारे पास संसाधन मौजूद है, और हम यहाँ से कुछ नंबर डायल करते हैं, और जिसको डायल करते हैं वो यहाँ जो भी बोलते हैं, किसी तार का कोई कनेक्शन नहीं है, वो ध्वनि वहाँ पहुँच जाती है। वो प्रयोग करके ही इस बात को प्रूव किए कि नहीं, ये नष्ट होने वाली विधा नहीं। अनादि निधनम। तो एक हमारे यहाँ कहावत सामान्य रूप से क्या कही जाती है? बंदूक से निकली गोली, अब मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। ये नहीं आती का क्या तात्पर्य है? वो नष्ट नहीं, ये इसका मूल पक्ष है। अब जरा देखिएगा कि ध्वनि साम्यता मिलते जुलते, यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप, और इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। ये शब्द वर्ण की जब पहले उसकी जानकारी जब हो जाती है, तब उसको साम्य वर्णों की बात आती है। प्रश्न पत्रों में भी आप लोग लिखते हैं कि आ की मात्रा से 3 शब्दों का निर्माण करें, ई की बड़ी वाली ई की मात्रा से करें, ऐसा लिखते हैं। तो वो ये सिखाना, राम, नाम, काम, श्याम, ऐसे आ रहे हैं। इस विधि में ध्वनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी कारण वाक्यांश, वाक्य के अर्थ व शब्द गौण हो जाते। क्यों गौण हो जाते हैं? क्योंकि अभी आपने केवल उसको अक्षर ज्ञान के बाद शब्द निर्माण की कला सिखाने का काम कर रहे हैं। अभी आप उसके वाक्य के अथवा वाक्यांश के ऊपर उसको आपने उसका प्रैक्टिस कराने का काम नहीं किया। इसके लिए इसलिए इसको केवल और केवल ध्वनि मतलब मिलती जुलती ध्वनियों के निर्माण की चर्चा हम लोग इस कार्य में करते हैं। ये विधि बस उसी के निर्माण की विधि सिखाता है। और तब बच्चे जब इस मात्रात्मक
तो फिर भिन्न ध्वनियों की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करने की सिखाते हैं और तब वहां से उनकी कला पारंगत की होती है। तब उनका पठन ध्वनियों को पकड़ करके पहचान करके बिल्कुल सुगमता के साथ वो उसका वाचन कर पाने में समर्थ। तो पठन और वाचन, पहले हमने उनको पढ़ना सिखाया और फिर बोलना सिखाया। वो अक्षर का ज्ञान जब हो गया, मात्रात्मक बोध उनका हो गया, फिर मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करने की कला जान गए, तो वाचन में उनको उतारा। तब वो किसी किताब की रीडिंग कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद आता है स्वर उच्चारण विधि। उसी ध्वनि सामने विधि के क्रम में अब हम मात्रा की विशेष ज्ञान की ओर उनका हम ध्यान आकर्षित करते हैं और उनको इस विधि में अक्षरों और शब्दों को उनके ध्वनि स्वर अथवा ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है। उदाहरण सामने है और इस प्रकार से सभी वर्णों की कवर कवर चवर कवर कवर जितने हैं सभी की उसकी हम ध्वनियों की उनकी जो उच्चारण की विधि है सिखा पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसमें एक बात और कि इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते ये, क्योंकि इनमें जितनी मात्राएं लगी हुई हैं वो सभी स्वर युक्त है और स्वर युक्त स्वर के बिना ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, अर्थात उसका उच्चारण ही संभव नहीं है। हम यदि पहले वाले को ही लें तो आप जरा सा उसको गंभीरता से उच्चारित करें, ये अस्पष्ट दिख जाता है। इसलिए साफ साफ इसमें निर्देशन है कि स्वर के बिना व्यंजन हम सिखाई नहीं सकते। एक पक्ष और है कि हमको जब इस मात्रात्मक व्यवस्था में कवर चवर कवर आदि की व्यवस्थाओं के निर्माण की चर्चा जब हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं तो उसके पहले स्वर की मात्रात्मक व्यवस्थाओं का ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि उनको ये जब तक याद नहीं होगा कि छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई क्या है, यदि ये बोध उनको नहीं होगा तब तक वो सही उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये विधि, इसको हमारे भाषा शास्त्रियों ने इस विधि को प्रगतिशील और मनोवैज्ञानिक नहीं माना, क्योंकि ये सिस्टम के अनुसार इसका एक प्लेन वे बना हुआ है और उसी के आधार पर हमको ये क्रमबद्ध काम करना पड़ता है, बिना इसके काम नहीं हो सकता। इसमें कोई अलग से काम या अलग से कोई विधि या अलग से कोई तरीका हम इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब आता है अर्थ ग्रहण के आधार पर वाचन के प्रमुख। एक है देखो और कहो। ये हम लोग कभी कभी कोई स्लाइड दिखा देते हैं या किताब के कुछ पिक्चर्स रहते हैं उनको दिखा देते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि आपने जो बताइए कि इसमें आपने क्या बोली। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराएगा। ये इसका प्राइमरी स्टेज। हमको याद है कि जब हमारा मॉन्टेसरी क्लास चलता था उसमें बहुत सारे कैलेंडर टंगे हैं। उन कैलेंडरों में वर्णों की और फिर वर्णों से शब्दों की व्यवस्थाओं का बड़ा सुंदर चित्रण करता है। यह विधि वही वो चित्र देख करके अलग अलग पाठ स्वर में व्यंजन सब का मिश्रित स्वरूप
उसको बचा टांग करके और उन बच्चों को पहचानने की विधि को सिखाना। ये देखो और कहो, ये क्या है? चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि केवल फिगर दिया हुआ है और उसके नीचे कोई वर्ण या कोई चीज लिखा हुआ नहीं, लेकिन बच्चे को ये देख करके बता देना है ये क्या है। तो हमने बचपन से उसको रटाया कि क से कबूतर, कबूतर का चित्र उसने देखा तो उसने पूरी शब्दावली उसने उच्चारण के माध्यम से कह दी। तो देखो और कहो विधि हमारी यही बताती है कि इसके माध्यम से व्यक्ति मतलब बालक छात्र आसानी से चित्र से परिचित होकर के शब्द का निर्माण करता है। कई बार देखने, सुनने और बोलने से अक्षरों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित भी हो जाते हैं, तो स्मरण में वो फिट बैठ जाते हैं, मतलब उनकी याद बन जाती है। और इसके आधार पर यह देखो और कहो विधि, ये इसका संश्लेषित और विकसित स्वरूप वाक्य। इस विधि में बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है, शब्द एक पाठ, और इसीलिए प्रारंभ से ही बालकों को शब्दों से ही वाचन शुरू कराना चाहिए तथा यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। सीखने की सबसे सुंदर कला वाक्य का निर्माण बच्चा, क्योंकि आम प्रकृति के रूप में हम देखते हैं कि जब वो किसी अक्षर का ज्ञान नहीं भी किया रहता है और वो प्रारंभिक अवस्था में रहता है, 4 महीने की 5 महीने की अवस्था में, तो वो तो एक वाक्य बोल करके कह रहा है, बशर्ते उसको उसकी जानकारी नहीं है मात्रात्मक, फिर भी वो ये बात कह रहा है, टूटे फूटे भाषाओं में कह रहा है, हम सारी बातें समझ लेते हैं। लेकिन वो जो वाचन कर रहा है वो तो क्या कर रहा है? वाक्यांश ही बोल रहा है, पूरी बात नहीं कहता है, फिर भी हम बात समझ लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तो वो उसकी प्रारंभिक व्यवस्थाओं को, जब हम उसको अक्षर के माध्यम से ज्ञान करा देते हैं तो उसको ये बात कहने में उसके शब्द निर्माण अथवा फिर उससे वाक्यांश के निर्माण की कला वो आसानी से मुझे खेद है कुछ तकनीकी समस्या के कारण सत्र विलंब से शुरू हुआ। अब हम चाहेंगे कि अपने आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएं। लोगों ने इसके पूर्व में शैक्षणिक पठन पाठन की जो विधियां हैं उसमें कौन कौन सी विधियों को हम प्रयोग में लाएं और लाते हैं जिससे सुगमतापूर्वक शैक्षणिक व्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से हमारे पठन का भी और हमारे वाचन का संपन्न हो। उन्हीं की विधियों की अगली कड़ी में संपर्क विधि का नाम आता है। इस विधि का प्रचार मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुएं आदि से परिचित कराते हैं और फिर उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं, फिर कार्ड को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसके आगे पुनः रख दें, जिस से वो रिलेटेड हैं, संपर्क में जिन से उनका संपर्क है उन कार्ड को आप चुन करके मिला करके वहां आप रखिए। इस संपर्क प्रणाली से अभ्यास से धीरे धीरे छात्र वर्ण और शब्दों से परिचित। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग इसे लें कि हम लोगों ने क्या किया कि स्वर वर्ण
के कार्ड और व्यंजन वर्ण के कार्ड, दोनों वर्णों के कार्डों को आपस में मिला और हमने दो स्थान बनाए, एक स्वर वर्ण का और दूसरा व्यंजन वर्ण का। और बच्चों से हमने कहा कि इस मिले हुए कार्डों में से आप निकालिए और किनका संपर्क किससे है उनको चुन करके उस स्थान पर रखें। इसके माध्यम से बच्चों की ज्ञान का जो उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो परिपक्वता है और उसकी जो उच्चता है, ये तीनों भाग इससे बहुत आसानी से संपन्न हो जाया करता है और बच्चों को फिर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसको हम दूसरे अलग अलग भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग भागों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विज्ञान के जो शिक्षक हैं उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दो उन्होंने अपना बनाया और नॉन मेटल्स और मेटल्स के जो एग्जाम्पल्स के जो कार्ड हैं उनको आपस में मिला और विद्यार्थियों से कह दिया कि अब आप इनमें से चुनिए और जिनका जिनका जिससे संपर्क है उसको वहां रखिए। तो बच्चों ने, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले पठन के क्रम में, क्योंकि हमारा विषय क्या है, पठन और वाचन, पढ़ाने के क्रम में शिक्षक ने बखूबी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पूरी शिक्षा बच्चों को उदाहरण के साथ दे करके समझाई, प्रयोगात्मक भी व्याख्यात्मक भी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। और इस आधार पर बच्चे ये बात समझ गए कि मेटल्स कौन कौन होते हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन होते हैं, उनको उठा करके उन लोगों ने बारी बारी से उस कार्ड को स्थान पर रख दिया जिनसे जिनका जो संपर्क। इसलिए जो संपर्क विधि है ये बहुत विश्वसनीय विधि है और सफल विधि मानी गई है, खास करके पठन और वाचन की कला की। अब आती है जब हम पठन और वाचन की कला में दक्षता हासिल बच्चों को करवा दिए, तब हम उनको कहाँ उतारते हैं, राइटिंग। उनका जब रिटन स्किल हम जांचने के क्रम में आते हैं तो उसके लिए उसको वो विधियां पहले समझानी पड़ती हैं। क्यों? शब्दों का प्रयोग कहाँ होगा, क्योंकि वाक्य के निर्माण में एक सामान्य प्रक्रिया आप सबों ने पढ़ी भी होगी, जानते भी होंगे, क्योंकि वाक्य का निर्माण एक पैटर्न के तहत होता है और उसको अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस पैटर्न कहते हैं। और उसका एक सूत्र है, सबसे सामान्य और सरल सूत्र S+V+O माना गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम जब किसी वाक्य का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले उस वाक्य के कर्ता को रखेंगे और फिर जब कर्ता का निर्माण होगा उसके बाद फिर हम कर्म को रखेंगे और अंत में क्रिया को रखेंगे। क्योंकि हमारी हिंदी वाक्य की प्रणाली में S+V+O नहीं है, S+O+V है। कर्ता प्लस कर्म और अंत में क्रिया। इंग्लिश में अलग है। तो ये लेखन शिक्षण की जो विधि है, कैसे बच्चों को लिखने की प्रक्रिया बताएंगे, ये पूरी की पूरी व्याकरण सम्मत विधि मानी गई है, व्याकरण आधारित मानी गई है। क्योंकि वाक्य की रचना की कुशलता पूर्वक व्यवस्था व्याकरण के नियमानुसार ही किया जा सकता है। तभी तो व्याकरण की एक परिभाषा में ये चर्चा की गई है, कहा गया है कि व्याकरण क्या है? तो व्याकरण शब्दों का अनुशासन कराता है। ये शब्दों का अनुशासन क्या है? उनका एप्रोप्रिएट प्लेस पर यूज, प्रयोग। और वही शब्द जब वाक्य में निरूपित आता है, आप सब जानते हैं, तब वहां वो पद हो जाता है। इस विधि के बारे में बातचीत करने के क्रम में विद्वानों ने इसको कहा है जैक कॉक विधि। ये एक ब्रिटिश
फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने लिटरेचर एंड लैंग्वेज की जो फिलॉसफी उन्होंने लिखी उसमें इस विधि का जिक्र किया। क्या है, जरा सा ध्यान दिया जाए कि इस विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया, उसके बाद उसी अक्षर को फिर लिखने के लिए कहा जाता। जैसे मान लीजिए कि आपने फिगर कोई देखा और बच्चा फिगर देख लिया, क्या है, तो देखा कि आम, बोला कि अब टीचर ने कहा कि आम अब लिखो। तो ये जब मात्रा का ज्ञान पहले कराया, मात्रा के बाद वर्णानुक्रम की चर्चा की और वर्णानुक्रम की चर्चा के बाद अब उनको शब्द प्रयोग किया कराया। अब आ रही है वाक्य रचना में लेखन शिक्षण, वाक्य की विधि। और जब बालक पूरा वाक्य लिख लेता है तो एक बार पुनः वही वाक्य स्मरण के आधार कि जो आपके वाक्य आपने निर्मित किया, अब उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने देखकर या अथवा सुनकर के लिखा है। अब आप उसको अपने स्मरण से, अपनी याददाश्त के आधार पर उसको लिखने के लिए कहा जाता है। अतः बालक अशुद्धि का स्वभाव स्वयं कर लेता है। ये इसकी एक विशेषता है, क्योंकि उसने उसे देखा, देख करके उसने कहा, कह करके लिखने के लिए जब कहा तो उसने लिखा और लिख लिया। तो फिर कहा गया ठीक है, इसे बंद कर दीजिए, अब आप स्व स्मरण, अपने स्मरण, अपनी याद के आधार पर इसको लिखिए। तो बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि किस वर्तनी का प्रयोग किस शब्द में किया गया, तो वो स्वयं अपने विवेक के आधार पर इसमें अपने आप को दक्ष बना लेता है, योग्य बना लेता है। उसके अंदर ये विशेषता स्वतः उत्पन्न होता है। इसलिए इसको जैकबॉक विधि के नाम से जाना जाता है और इसका सिस्टम उन्होंने ऐसा ही बताया। ये व्याख्या अंग्रेजी में है, इसका हिंदीकरण किया है। इसके बाद एक और विधि आती है पेस्टालॉजी विधि। इस विधि के अनुसार बालक को सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है। इसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और पुनः उसका सही योग करके पूर्ण अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। हमने सेशन के मध्य में ये बात आप सबों से निवेदन किया था कि जब व्याकरण में शब्द का ज्ञान बच्चे कर लेते हैं तो उस शब्द को हम फिर वर्ण विच्छेद के माध्यम से उसको तोड़ने की कला उनको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कलम, तो हम लोगों ने ये बताया है कि हर व्यंजन का उच्चारण बिना सहयोग की स्वर वर्ण की सहायता के नहीं हो सकता। तो हम जब वर्ण का विच्छेदन करने लगेंगे तो हम उसमें क्या पाते हैं कि बच्चों को लिखने सिखाते हैं कि क प्लस अ, तो क में हमने हलंत लगाया। क्यों लगाया? क पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि स्वर उससे अलग हो चुका है और स्वर वो व्यंजन तभी पूर्ण होगा जब स्वर उसमें अटैच होगा। जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि आप एक वर्ण का उच्चारण थोड़ी गंभीरता से करें, अंत में मेरे स्वर प्रस्फुटित हो रहा है। मैंने प्रारंभ क्या किया? व्यंजन, लेकिन मेरा विराम कहाँ हो रहा है? स्वर पर। तो स्वर का व्यंजन से युक्ति संबंध शाश्वत है, जुड़ा हुआ। हम इसी चीज को वहां सिखाते हैं, शब्द को तोड़ना और फिर पुनः उनको एकीकृत करना। एक वर्ण छेदन, फिर दूसरा कहते हैं वर्ण संयोजन। ये जो बात आई कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, वर्ण विच्छेदन और उनका पुनः उसका योग करके पूर्ण अक्षर का बनाना, मतलब संयोजन। तो वाक्य का शब्द का विच्छेदन और शब्द का संयोजन, यह कला पेस्टालॉजी विधि कहलाती है। अब जरा एक प्रयोग के अंतर्गत मेरे अनुभव की दृष्टि से हमने एक विधि आपको बताई थी, इसी में जरा ध्यान दीजिएगा। अक्षरों को टुकड़ों में बांटना,
मैंने अभी क्या कहा था, शब्दों को टुकड़ों में बांटना। अभी अक्षर के टुकड़े में बांटना प्राइमरी स्टेज में ये बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि क है लिखा हुआ, तो एक पाई अलग किया, फिर उसे खड़ी पाई को अलग कर दिया, उसके आगे वाले हिस्से को अलग कर दिया, उसके पहले वाले पूर्व के हिस्से को अलग कर दिया। सारे हिस्से कितने भाग में बटे? 4 अलग अलग कर दिए। किसका किए? अक्षर। अब हमने बच्चों को क्या कहा कि अब उसका सही योग करके पूर्ण अक्षर। अब बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, ऊपर वाले जो माथा है वो उसको उसने एक जगह सेट किया, फिर खड़ी पाई उसने लगाई, फिर वो उसके पूर्व वाली आकृति को उसमें अटैच किया और अंत वाली आकृति को फिर उसको अटैच किया। बन क्या क। ये वर्ण विन्यास है। हमने शब्द विन्यास का एग्जाम्पल दिया था, वर्ण विच्छेदन, वर्ण संयोजन। पेस्टालॉजी विधि बच्चों को अक्षर के अलग करके पुनः जोड़ने की कला को सिखाती है। इससे बच्चों को कलात्मक व्यवस्थाओं का वर्ण संयोजन करने में, वर्ण निर्माण करने में, टुकड़ों को जोड़ करके सीखने की एक बड़ी अच्छी विधा मानी गई। इसलिए पेस्टालॉजी विधि भी हमारे शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में एक दक्ष, योग्य और वैज्ञानिक विधि मानी गई। अब आता है स्वतंत्र लेखन विधि। इस विधि में बिना वर्ण देखे या बिना नकल किए बालक से उसकी मानसिक चित्र छाया के अनुसार, मानसिक चित्र छाया टेक्निकल वर्ड है, उसके अपने अनुभव, अपने स्वज्ञान अर्थात उसकी मानसिक क्षमता, ये मानसिक चित्र है, मानसिक क्षमता के अनुसार लिखवाया जाता है। अब देखा कि बच्चे को स्वर मालूम नहीं, व्यंजन मालूम है, हाँ सर, यस सर, का हाँ लिख दिया, तो हमने क्या पाया, उसके पास स्वर का ज्ञान नहीं है लेकिन व्यंजन का ज्ञान है। तो इस आधार पे उस बच्चे से कहा गया कि ठीक है, कटहरा लिखो, मानसिक चित्र छाया के अनुसार। अब इसमें जो कुशाग्र, जो इंटेलिजेंट लड़के हैं वो इसे बहुत कम समय में सीख लेते हैं, आराम से कर लेते, लिख लेते हैं, और इससे हम उनके अंदर अलग अलग बच्चों के, इसलिए इसको स्वतंत्र लेखन विधि के अंतर्गत माना गया है। क्यों? वो इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग, हर बच्चे की मानसिक क्षमता के आकलन का ये एक सुंदर प्रयोग इस विधि में हम पाते हैं या कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हर बच्चे के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि एक क्लास का सभी बच्चा एक स्टैंडर्ड का हो, मुमकिन भी नहीं। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, बिल्कुल कोई लो। तो उस स्थिति पर जो लो भी है उसके पास भी तो अक्षर ज्ञान है, उसके पास भी तो कुछ शब्द के ज्ञान है, तो उनको जो मालूम है, जो वो कह रहे हैं, उसी को लिखने की आप स्वतंत्र रूप से लिखें और अकेले लिखें। तो ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग रूप से उनके क्षमता के आधार पर लेखन कला का विकास करना, ये हमारा स्वतंत्र लेखन विधि है। इसके बाद आती है रूप रेखा अनुकरण विधि। आप तो थोड़े हिंदी की टर्मिनोलॉजी में थोड़े से आप तो थोड़ा अनइजी फील कर रहे होंगे। मैं इसको पूरी व्याख्या के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ये मेरी चेष्टा रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर या स्लेट पर कुछ लिखता है, कोई फिगर बना दिया, कोई उसने सेंटेंस लिख दिए, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको एज इट इज अपने नोटबुक में उतारते हैं। तो जो रूपरेखा उसने बनाई
वो उसी को एज इट इज उसने अपनी कॉपी में लिखा, नोटबुक में लिखा। किसी को कहा गया रूपरेखा अनुकरण की विधि। आपने क्या किया? अनुकरण किया, नकल किया। जो बोर्ड पर लिखा गया उसको आपने एज इट इज नोटबुक में लिख दिया। इसमें चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हैं, शब्द या वाक्य लिख देता है। छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है जिससे शब्द वाक्य अक्षर भर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से अक्षरों को लिखना सीखते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अक्षर राइटिंग सेक्शन में खास करके जो बच्चों की प्राइमरी जो बुक्स होती है उसमें राइटिंग की बुक और उसमें एक पहली वाली लाइन अस्पष्ट लिखी होती है और उसके बाद की बाकी लाइनें डॉट 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 करके लिखी हुई है। वो जो डॉट 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 करके लिखी है मतलब क्या हुआ? रूपरेखा। जैसी उसकी है उस पर वो बच्चा हाथ फेरता है और वो फिर वर्ण का निर्माण कर लेता है, फिर शब्द का निर्माण सीखता है और अंत में वाक्य का निर्माण सीख लेता है। ये रूपरेखा के अनुकरण भी कहलाती है। दोनों मैंने उदाहरण दिए। एक टीचर के जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड पर आपने काम दे दिया, उसको एज इट इज अनुकरण की। दूसरा, प्राइमरी स्तर पे आपने किसी वर्ण को पहले लिखा, फिर शब्द का निर्माण किया, उसको वो डॉट डॉट करके बिंदुओं को आप बच्चों को क्या सिखाया? इन बिंदुओं को जैसे जैसे घुमा है उनको मिलाइए। बच्चे मिलाते हैं और उनसे वो बात स्पष्ट रूप से अक्षर की, शब्द की, अंततो अथवा वाक्य की निर्माण की अथवा उसके लेखन की विधि को भली भांति परिचित होकर जाना। क्योंकि हमारी चर्चा कहाँ चल रही है? लेखन विधि पे। वो उनका राइटिंग स्किल जो है कैसे डेवलप होता है प्राइमरी से लेकर है। दोनों एग्जाम्पल हमने दिए। अब आती है मॉन्टेसरी विधि। इसकी पूर्व में थोड़ी सी चर्चा मॉन्टेसरी की मैंने की। मैम है यूरोप के एक देश का नाम उसका नहीं आ रहा है, मारिया मॉन्टेसरी उनका नाम है। उन्होंने ही इस विधि का इजाद किया। इस विधि की प्रणेता मैंने उसको दिया भी है, प्रणेता जन्मदाता है। इनके अनुसार बालक को लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अच्छा, वो गौर करके देखेगा नहीं, बातों को जो बताया जा रहा है उसको सुनेगा नहीं और फिर उसका प्रयोग अपने हाथों से करेगा नहीं, तो क्या इसका अभ्यास हो पाएगा? इसलिए उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए कि ये तीनों क्या है? कॉन्शियस एलिमेंट्स। ये कॉन्शियस एलिमेंट्स ही किसी भी विद्यार्थी के अंदर कोई हो उसको उस विषय को समझने, जानने, सीखने, तीनों की कला को समझाने की वो व्यवस्था है। अगली इसकी व्यवस्था में जो वर्णन है कि इस विधि में बालक को सबसे पहले लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर उसके आकृति के अनुसार उन्हें घुमाने को कहा जाता है। मैंने कहा था ब्रेल लिपि संभवतः इसी का परिणाम है। और बालक जब इसमें प्रवीण हो जाता है तो उन्हीं अक्षरों पर उससे रंगीन पेंसिल घुमाने को कहा जाता है। अतः इस प्रकार बालक उन अक्षरों को पहचानने तथा लिखने में समर्थ हो जाता है। ये हम लोगों के यहाँ तो इसका प्रयोग कम है, लेकिन पाश्चात्य जो स्कूलिंग है, जो हमारा वेस्टर्न इलाका है, उस तरफ यूरोपियन कंट्रीज आदि में इस विधि का प्रयोग प्राइमरी स्टेज पे कराया जाता है, ताकि कि बच्चों की पहले प्रैक्टिस उस हाथ की घुमाने के बार बार घुमाने से उसके लिखने का अभ्यास उसके अनुकूल बन जाए। अब आती है बात
कविता अथवा काव्य अथवा पद्य, ये तीनों समानार्थी हैं। उसको अंग्रेजी में एक ही शब्द है पोएम। पोएट्री सेक्टर की शिक्षण विज्ञान क्या है? इसके पहले हम लोग गद्य पढ़ा, प्रोज सेक्टर से पढ़ा। अब आती है कि काव्य की शिक्षण विधियां क्या है। इसके बारे में हम कैसे बच्चों को कला सिखाएंगे, उसका कैसे पठन और उनका वाचन किस प्रकार होगा, क्योंकि हमारे आज के विषय का मुख्य यही थीम है कि पठन एवं वाचन कौशल। इसकी कुछ प्रणालियां हैं। एक है गीत प्रणाली। पोएम को गीत के माध्यम से, एक हमारे यहाँ डेमो आया था हिंदी का, उनको एक काव्य दिया गया पढ़ाने के लिए, तो उसको सुर में गाने लगे। उसकी विधा है, वो एक विधा के अंतर्गत आता है, लेकिन जिस समय उसकी व्याख्या का वाचन किया जा रहा था वो उसका ससमय वाचन नहीं था। वो गीत प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक कविता गाकर सुनाता है एवं बच्चे पीछे पीछे गाते हैं। ये नीचे की कक्षाओं में बच्चों के ऊपर ये बहुत सुंदर प्रयोग होता है और इससे बच्चे बड़े आसानी से, यदि अक्षर ज्ञान उनका कम भी है तो पोएम उनको पूरा याद है, पोएम उनको पूरा, कविता उनकी पूरी कंठस्थ है। तो ये गीत प्रणाली हमारी फर्स्ट काव्य की शिक्षण प्रणाली में आती है। दूसरा है अभिनय प्रणाली। हम लोग देखते भी हैं छोटे छोटे बच्चे गाते भी हैं और अभिनय भी करते हैं। वो बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर एक्टिंग, वो एक्टिंग करके, तो वो अभिनय। ये इसमें शिक्षक अभिनय करता है, बताता है, और अभिनय के माध्यम वो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भी अर्जन होता है। हमने इसके पहले वाले एक स्लाइड में आपको बताया होगा कि कैसे व्याकरण को बच्चे गीत में गा करके और एक्टिंग कर करके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सबको कैसे समझ रहे हैं, ये अभिनय के द्वारा। और छोटी कक्षा में यह प्रणाली उपयोगी है, ऊंची कक्षाओं के लिए नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए ये सबसे उपयोगी प्रणाली मानी है। और अंत में इसका एक पार्ट और है, वो है अर्थ कथन प्रणाली। ये थोड़ा सा हायर और डेवलप सिस्टम है। इसमें शिक्षक पहले वाचन करता है और अर्थ समझाता है, स्टैंजा वाइज, लाइन वाइज, या पूरी पोएट्री एक बार पढ़ ली और फिर एक एक पार्ट करके पार्ट उसने उसकी व्याख्या, उसका अर्थ समझा। फिर केवल केवल श्रोता होते, उनका उसमें कोई रोल नहीं है, बस एक ही रोल है, कंसंट्रेट होकर के सुनो। यह प्रणाली अर्थ तो समझा देती है, लेकिन भाव अनुभूति और रस अनुभूति नहीं कर पाता। भाव विस्तृत है, भाव अनुभूति जिसको भावार्थ कहते हैं, और फिर रस अनुभूति। रस का यहाँ अर्थ सामान्य रूप से आनंद से लिया गया है। व्याकरण में रस शब्द की व्याख्या आनंद से के बारे में की गई है और अद्भुत व्याख्या है। हमारे आचार्य वामन कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य और काव्य की आत्मा रस है। और वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर पात्रा, उन्होंने एक लिखा व्याकरण की पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी। उसमें रस की उन्होंने एक परिभाषा नहीं की। उन्होंने कहा कि भावानुभाव व्यभिचारी
संयोगात रस निष्पत्ति, ये व्याख्या की उन्होंने, तो मुझे विस्मरण हो रहा था, लेकिन भगवान की कृपा। हाँ, इसमें क्या कहा उन्होंने, स्पष्ट किया, ये भाव तभी आपकी अनुभूति में उतर सकती है जब आप उसके 4 एलिमेंट्स, तत्व को नियामक रूप में वाचन में प्रयोग किया है। यदि नहीं किया है वो आनंद प्रदान नहीं कर पाएगी। क्या क्या? पहला है भाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी, और चौथा है व्यभिचारी। व्यभिचारी का अर्थ वहां दूसरा है। व्यभिचारी का अर्थ सामान्य रूप से इलीगल कैरेक्टर्स नहीं, वहाँ उसको कह रहा है कि हम कभी कभी कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उस बोलने के क्रम में जो भाव हमारे मन में आया है वो एक अस्थायी रूप से हमारा भाव चल रहा है, लेकिन उसी क्रम में अचानक कोई एक भाव दूसरा परिवर्तित रूप उत्पन्न तो हुआ, लेकिन क्षण में फिर नष्ट हो गया। और जब आप फिर अपने प्राइमरी जो जिस रूप में चल रहे थे उस रूप में फिर भाव की व्याख्या लेकर के आपने चल, जैसे सपोज दैट आप पढ़ा रहे हैं और अचानक किसी बच्चे ने कोई हरकत की, तो आपका तो वो भाव टूटा और आपने बीच में रोक करके क्या कहा, ये प्रयोग जो किया, ये जो भाव का जो हम मैंने विसंगति हुई, वो जो भाव टूटा, इसी को व्यभिचारी कहा। और ये क्षण ही होता है, क्षण भर। वो उसको हमारे आचार्यों ने कहा है, ये पानी के बुलबुले की तरह उत्पन्न होता है और स्वतः नष्ट होता है, और फिर मनुष्य उस भाव में कंटिन्यू फिर करके आगे अपनी व्याख्या को लेकर के चलता। ये रस की अनुभूति ये विधि नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप उस विधि के अंतर्गत उसका वाचन नहीं कर पा रहे हैं। तब जो कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक नहीं, क्योंकि आपने भावात्मक व्याख्या नहीं किया। वाचन जो भी आपने सामान्य की, आप उस वाचन को भावात्मक एवं रसात्मक दोनों के प्रयोग से जब आपने वाचन किया, तो वो पूरी कक्षा के अंतर्गत आपने एक समा बांधा अपने व्याख्यान, और उस समा का नतीजा क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस। बच्चे बिल्कुल आपकी मानसिक भाव यात्रा में आपके साथ यात्री बन जाते हैं और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आपके लेक्चर को सुनते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये टीचिंग मेथडोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी मानी जाती है। आप जब कक्षा में गए तो बच्चों की मानसिक व्यवस्था को अपने वाचन कौशल की धारा में जब तक बांधा नहीं, भावात्मक अथवा रसात्मक, कक्षा में शांति असंभव है। वो बच्चे आपकी लेक्चर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए इस लेक्चर को, इस विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं माना गया। अब अगली प्रणाली आती है व्याख्या प्रणाली। हमको लगता है कि इसका प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस विधि के प्रयोग में हम लोग गए, चैप्टर्स के पूछा क्या चैप्टर पढ़ना है, लेक्चर चालू। तो ये जो लेक्चर चालू करने की जो प्रणाली है, इसी को कहते हैं व्याख्या प्रणाली। गए, अपना शुरू कर दिया। अब बच्चे कर रहे हैं क्या, इससे कोई, क्योंकि बच्चे आपके साथ नहीं जुड़ पाए और आप जाकर के क्या कहें, इस प्रणाली में अध्यात्मक शब्दार्थ, छंद, अलंकार चर्चा करता है, समझाता है,
या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि वहाँ लेक्चर चलते हैं, हायर क्लासेस हैं, उन क्लासों में लेक्चर ही चलते हैं और वो लेक्चर की प्रणाली को व्याख्या प्रणाली। इसके बाद आती है बात व्यास प्रणाली। उसमें कोई प्रश्नकर्ता नहीं होता, उसमें केवल श्रोता होता है। इस प्रणाली व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप है। जो कथावाचक होते हैं, आपने देखा होगा, एक आसन पर विराजमान होंगे और जो कहना चालू किया बैठ करके श्रोता बैठे चुपचाप सुन रहे। ये व्यास प्रणाली मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज। कथा बांटते हैं, भाव विचार स्पष्ट करते हैं और फिर उसके साथ साथ कुछ अंतर कथाओं का उसमें समायोजन करके और कथा बांटते हैं। ये व्यास प्रणाली कहलाती है। उसके बाद खंडाग्य प्रणाली, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये संभव नहीं है कि पूरी कविता की व्याख्या एक बार में कोई कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम किसी काव्य को खंडों में बांटते हैं और खंडों में बांटकर हम उसको एक एक करके उसकी व्याख्या करते हैं। इसी को कहा जाता है खंडावय प्रणाली। कविताओं जो इसमें कविता को तोड़कर पढ़ाया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षक की सक्रिय है। इस विधि का दूसरा नाम प्रश्न उत्तर विधि है, जिसको कहते हैं क्वेश्चनर मेथड। एक टर्मिनोलॉजी आई, उसका प्रयोग हुआ, वाचन किए और वाचन करने के बाद बच्चों से प्रश्नोत्तरी का काम शुरू किया पाठ कर, और इसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है। दूसरा है अंत में इसका आता है तुलना प्रणाली। ये भी एक अच्छी प्रणाली मानी गई है, क्योंकि जब तक किसी भी विषय वस्तु का हम कंपैरिजन किसी और कथानक के माध्यम से व्याख्यायित नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि किसी भी, चाहे वो पोएट्री, ये तो बात पोएट्री से संदर्भ की बात हुई है, तो हम मुख्य रूप से उसी पर ध्यान को केंद्रित रखें। तो जब तक हम उसको किसी अन्य भाव से, किसी अन्य सर्ग से अथवा किसी अन्य कथानक से यदि हम उसकी तुलना न करें तो हमें लगता है कि वो अधूरी रह जाएगी और अस्पष्ट भी नहीं हो पाएगी। अर्थात वक्ता अपने वाचन के माध्यम से जो कुछ स्पष्ट करना चाहता है, जो कुछ बताना चाहता है, वो पूर्ण रूप से नहीं कह पाएगा। इसलिए हम चाहे काव्य हो या कथानक हो, दूसरे उपागमों का हम लोग उसको उसमें सम्मिलित करते हैं और दूसरे प्रसंगों के आधार पर उसका विश्लेषण करके हम श्रोता को, विद्यार्थी को समझाने का प्रयास करते हैं। कविता शिक्षण की इस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया। अभी मैंने इसकी व्याख्या करी। अब आती है समीक्षा प्रणाली। हम जब कोई काम करते हैं तो फिर कुछ न कुछ उसकी समीक्षा भी तो होती है कि इसमें क्या हमने पाया, कितना उपयोगी है, ये प्रसंग का प्रभाव क्या है, इत्यादि इत्यादि। और जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तब हम कंक्लूजन में, अंत में पहुंच पाते हैं कि इसका भावात्मक पक्ष काव्य का ये है और इसका संकेत। इस समीक्षा के माध्यम से हम इसकी, ये हायर क्लासेस के बच्चों के लिए शिक्षक सहायक का कार्य करता है। इसमें वह छात्रों को पुस्तकों, संदर्भों से परिचित करा देता है और शेष कार्य बच्चों का होता है। इसमें 3 चीज़ों की समीक्षा होती है। पहला है भाषा समीक्षा, दूसरा है काव्यगत भावों की समीक्षा और फिर कविता पर पढ़ने वाले प्रभावों की समीक्षा। इसके बाद है रसास्वादन प्रणाली।
इस प्रणाली में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को कविता का अर्थ बतलाना नहीं होता, वरन वह छात्रों को कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं में संभव है। हमने आपसे अभी निवेदन किया कि जब हम हायर क्लासेस में जब हम किसी पोएट्री को रखते हैं तो सबसे पहला इसका दायित्व क्या बनता है कि वो कविता ये देखनी पड़ेगी कि ये किस भाव से युक्त है, क्योंकि रस के अलग अलग प्रकार हैं और हमारे यहाँ 11 प्रकार के रसों की चर्चा है। उसमें देखना है कि ये वीर रस की कविता है, कि श्रृंगार रस की कविता है, कि भक्ति रस की कविता है, क्या है। तो जिस रूप की भाव से उस काव्य की व्यवस्था सृजित है, निर्मित है, तो वाचक का कर्तव्य बनता है कि उसी विधा के आधार पर भावपूर्ण अपनी व्याख्या अर्थात रसानुकूल वो वाचन करे, ताकि कि बच्चों की मानसिक व्यवस्थाएं उस रस के आस्वादन से पूर्ण हो सके। जब तक उनमें भावात्मक वो रसमय नहीं होगा, तब तक उस काव्य की कोई प्रभाविता नहीं हो सकती। गए ऐसे सामान्य रूप से लेक्चर दिया है, इसका असर नहीं होगा, क्योंकि काव्य रस पूर्ण होते हैं। और अभी अभी हमने निवेदन किया कि काव्य की बड़ी अच्छी व्यवस्था और हमारे वाक्य की व्यवस्था में रस की जो बात कही विद्वानों ने कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस जो है वो काव्य और वाक्य की आत्मा है। काव्य और वाक्य की आत्मा है, इसलिए रसास्वादन उसमें प्रभावी प्रणाली मानी है। अब आगे हम लोग चलें। हम लोगों ने पद्य का देखा, लेखन वाचन, हम लोगों ने गद्य का देखा, वाचन और लेखन। अब चर्चा आ रही है व्याकरण शिक्षण के रूप में। भाई अलग अलग टूल्स बताए गए, उन्हीं टूल्स को एक एक करके हम लोग इस सेशन में समझ रहे हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय जो हमारे विद्वानों के द्वारा बताए गए थे मार्ग, दृष्टांत, सिद्धांत, पारंपरिक और फिर भंडारकर विधि, इनको कहा जाता है। भंडारकर विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि के संदर्भ में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम है विचार कौमुदी, दूसरा है संवाद कौमुदी। 2 पुस्तकों का उन्होंने निरूपण किया और उस निरूपण के माध्यम से व्यक्ति मतलब बालक, अध्ययन करता, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सबके लिए मुझे लगता है कि चाहे वो अनुवाद कौमुदी हो या संवाद कौमुदी हो, इन दोनों के माध्यम से व्याकरण की हमको लगता है कि वो सारे टूल्स समझ लेने के लिए बहुत सुंदर साधन उसको माना जा सकता है। इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। भाई प्राइमरी हम लोग जब व्याकरण की परिभाषा को सृजित करते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या समझा और क्या सुना है कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाए, वह व्याकरण। यद्यपि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये व्याकरण की परिभाषा नहीं, ये व्याकरण की परिभाषा नहीं है। ये प्राइमरी स्टेज में लेमैन के लिए समझाने के लिए, ये लेमैन के लिए समझाने के लिए कि हमारा व्याकरण यही करता है।
प्रश्न उठता है कि तो फिर व्याकरण की परिभाषा क्या है। आप इसमें हमारे विभागीय विद्वत मंडली बैठी है, मैं उनसे निवेदन करूँ इसका एक परिमार्जित परिभाषा ढूंढ करके हमारे सामने रखें। मैं जानता हूँ कि आप जब ढूंढेंगे तो आप सत्य पाएंगे कि जो हमने परिभाषा लिखवाई, हमने लिखवाया, हमने पढ़ाया वो अद्भुत है। और ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये प्रयोग के लिए आपको एक टास्क के रूप में दे रहा हूँ कि आप ढूंढे इसे। व्याकरण की विशुद्ध प्रणाली युक्त परिभाषा क्या है, इसको वैज्ञानिक माना जाता है। इसको ढूंढे, फिर इस पर कभी चर्चा पर चर्चा होगी, क्योंकि वो फिर विषयांतर हो जाएगा, विषय की गंभीरता का अलग से विश्लेषण हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हम लोग केवल आज के सीरीज पर जो मुख्य विषय बिंदु है इस पर ध्यान केंद्रित रखें तो ज़्यादा आनंद आएगा। और एक तरह से फिर इनडायरेक्टली आपके पास टास्क भी चला गया है कि इसको ज़रा परिमार्जित करें और देखें। इसमें भाषा शिक्षण में मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सिद्ध बात है। हम किसी भी प्रकार की अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति हम अपनी जितनी सुविधानुसार अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, हम दूसरी भाषा में नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मेरा एक भावात्मक जुड़ाव लगाव रहता है और इसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। दूसरी भाषा का यदि हम प्रयोग करें तो मुझे विश्वास है कि उसमें आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समय, नियम, भाव, भान आदि से निबद्धित हो जाएंगे, बंध जाएंगे। लेकिन अपनी मातृभाषा में आपकी भाव स्वच्छंदता पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाती है और जितनी संक्षेप में चाहे कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो भाव की अभिव्यक्ति संकेत में भी की जाती है। भाव की अभिव्यक्ति संकेत में की जाती है। भीड़ खड़ी है, देखा कि अपने अनुकूल नहीं है, अपने साथी के संगी को इशारा किया, बात स्पष्ट हो गई और वो वहां से खिसक गया। ये भाव की अभिव्यक्ति हुई, आपने कुछ कहा नहीं लेकिन संप्रेषण पूरा हुआ, पूरी बात आ गई। और इस तरह से संकेत के अर्थ, इसको हमने संकेत के कहा आपसे, इसलिए यहाँ बात भाषा से है, इसलिए भाषा में शिक्षण मातृभाषा में ज़्यादा सुगम और ज़्यादा सरल होती है। यह विधि व्याकरण शिक्षण के निगमनात्मक विधि का अनुसरण करती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और इसकी व्याख्या मैंने पूर्व के लेक्चरों में किया है कि दो प्रकार की इसकी विधियाँ आती हैं, एक आगमन विधि और दूसरा निगमन विधि। ये दो विधियाँ हैं, तो यहाँ निगमन की चर्चा हो रही है, आगे इसकी व्याख्या होगी। यह विधि व्याकरण विधि, यह विधि जो भंडारकर जी की चर्चा हो रही है, यह विधि पहले व्याकरण के नियमों को सिखाती है, फिर उन नियमों को लक्ष्य से मातृभाषा में अनुवाद में प्रयोग सिखाती है। भाई यही तो कला है व्याकरण का। व्याकरण भाषा को, शब्द को अनुशासित करने की कला तो है, और क्या है, एक संक्षिप्त परिभाषा तो यही बनेगी। ये व्याकरण भाषा के अनुशासन का शास्त्र है। ये संक्षिप्त परिभाषा ये भी बन जाए। आगमन विधि, इस विधि में शिक्षक छात्रों के द्वारा कुछ एग्जाम्पल, उदाहरणों की सहायता से कुछ सामान्य दृष्टांत, कुछ उसके नियम, उसके जो सिद्धांत जिनको कहे जाते हैं, वो निकलवाने का प्रयास करते हैं। अर्थात तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यह उसे किया जाता है।
उदाहरणों से नियमों की ओर इस विधि के 4 आधार माने गए हैं। ये 4 इसके यही हैं। पहला है एग्जाम्पल, कोई विशेष या सामान्य कोई एक एग्जाम्पल लिया, फिर उसमें निरीक्षण किया, मतलब सर्च किया कि जो चीज़ हमने कहा है, जो हमने पाना है, वो इसमें है कि नहीं, वो ज्ञात। तो फिर ये संकेत जिसको हमने कथानक का उदाहरण लिया, वो पाया गया कि नहीं पाया, ज्ञात है कि अज्ञात, पता चला कि नहीं पता चला, ये। और फिर कंटिन्यूटी, नियमितीकरण, उसकी रेगुलरिटी,